Hi everyone, welcome to my channel once again, all of you. I am Sangati, your science teacher. So I hope all of you are doing so great in your life. And today we are going to discuss the previous year question paper of 2022-23 set 1. Okay, so please do watch the complete video. हम पूरा question paper discuss करेंगे and we will be discussing all the answers also. Okay, so let's start today's session then. तो फर्स्ट सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है. ओके, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पे एक्स है. ठीक है. सो क्या पूछा है क्वेश्चन में? इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस इन द प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, जो गैस पास होगा उससे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन एक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिल्की में, और फिर हो जाएगा कलरलेस. ठीक है. तो हमें पता है कि कलरलेस कब होता है, लाइम वाटर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होता है. ठीक है. तो ऑफ कोर्स एक्स इज मोस्ट प्रोबेबली इट इज द लाइम वाटर. ठीक है. जिसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो ये मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो एक बार ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं. ऑप्शन ए सेज इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन. After sometimes it becomes colorless due to the formation of calcium carbonate. No, calcium carbonate precipitate जब बनता है वो colorless नहीं होता, वो milky हो जाता है. ठीक है. Option B says it turns milky due to the formation of calcium carbonate, and on passing excess carbon dioxide it becomes colorless due to the formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water. तो मेरे को ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरे को सही लग रहा है. ठीक है. तो एक बार इसके आंसर्स को पूरा अच्छे से देख भी लेंगे, क्योंकि लेट्स सी द रिएक्शन कि क्या हो रहा है. सोडियम कार्बोनेट है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. Na2CO3 प्लस 2HCl क्या बना, 2NaCl प्लस CO2 एंड H2O. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ जो कि X, जो कि लाइन था, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज द वाइट प्रेसिपिटेट, जिसकी वजह से जो लाइम वाटर है वो क्या हो गया, मिल्की हो गया. ठीक है. और क्या हुआ, वाटर रिलीज हुआ. अब अब ये रिएक्शन चलता रहेगा, इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करके बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज अ सॉल्युबल सॉल्ट एंड देन द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर अगेन. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप इट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे रखा है. यहाँ पे पूछा है लेड नाइट्रेट है, इसको बर्न किया, क्या निकला, ब्राउन फ्यूम्स निकले. ठीक है. तो ब्राउन फ्यूम्स किसके निकलेंगे, क्या निकलेंगे, लेट्स सी द रीड द ऑप्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम्स निकलता है. बाकी ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स, और नहीं, लेड ऑक्साइड का नहीं निकलेगा. ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड, नो. तो मेरे को ये यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है. लेट्स सी द आंसर. ठीक है. तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, इसका जो कलर होता है वो कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा. ठीक है. तो इसी का ब्राउन फ्यूम निकलेगा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 3. इसमें रिएक्शन दे रखा है, इसको बेसिकली आपको बैलेंस करना होगा. MnO2 प्लस XHCl गिव्स MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2. तो बैलेंसिंग करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी. ठीक है. 4HCl, यहाँ पे 2H2O और 1Cl2. 1 हम लिखते नहीं है तो नॉर्मल Cl2 लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4. इसमें टेबल दे रखा है. ठीक है. तो विच ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है. तो लेमन जूस ऑरेंज 3 बेसिक, बेसिक नहीं होगा, ये क्या आएगा, एसिटिक आएगा, है ना. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू 10 pH बेसिक, ये ट्रू लग रहा है मेरे को अभी तक. ठीक है. गैस्ट्रिक जूस रेड 6, 6 pH है तो रेड नहीं आएगा, यहाँ पे ऑरेंज आना चाहिए कलर, है ना. रेड कब आता है कलर, जब इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ओके. लाइक अगर pH लेवल 2 है, 1 है, 2 है, तब रेड कलर आएगा.
प्योर वाटर येलो, येलो येलो नहीं आएगा यहाँ पे, ग्रीन आना चाहिए है ना. 7 है न्यूट्रल है, सो इट शुड बी ग्रीन इन कलर. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, वी कैन सी दैट. चलो, moving on to the next question. Now question number 5. A metal X is used in the thermite process. When X is burnt in air, it gives an amphoteric oxide. Why? तो बेसिकली X को एयर में बर्न किया तो हमको क्या मिल गया, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिल गया. एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज द ऑक्साइड विच शोज लाइक बोथ द प्रॉपर्टीज, एसिडिक एंड बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करता है. ठीक है. एंड एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करके वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एल्युमिनियम. ठीक है. Al2O3 इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3.10H2O. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 में साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स दे रखा है ABC. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन क्या है ये पूछा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. ए सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड बी एंड सी अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड है. ठीक है. Question number 8 says an organism which breaks down the food material outside the body and then absorbs it. तो ये होते हैं saprotrophs. तो यहाँ पे कौन सा saprotrophs है, कस्कूटा, ये पैरासाइट है. ठीक है. ये है saprotroph है ना, फंजाई, फंजाई rhizopus. Option B, D is the correct answer. Question number 9 says consider the following statement about small intestine and select which one is not correct. मतलब incorrect क्या है. तो देख लेते हैं ऑप्शंस को. ऑप्शन ए says the length of the small intestine in animals differs as it depends on the type of food that they eat. Yes, that is correct. Like we know that the herbivores has a longer small intestine than the carnivores because they have to digest the cellulose which takes a longer amount of time. ठीक है. तो ये तो ट्रू हो गया. Option B says the small intestine is the site of complete digestion of food. This is also true. ठीक है. यहाँ पे complete digestion होता है. Option C says the small intestine receives secretions from liver and pancreas. This is also correct. Option D says the villi of small intestine absorbs water from the unabsorbed food before it gets removed from the body via the anus. तो नहीं, absorption of water mainly occurs in the large intestine. ठीक है. तो option D is the incorrect answer, means not correct. ठीक है. All right, moving on to the question number 10. The statement that correctly describes the characteristic of the gene is क्या? Option A says the in individuals of a given species specific gene is located on a particular chromosome. ये तो सही बात है. ठीक है. Gene is not the information source for breaking protein. नहीं, ये तो होता है ना, ये तो false है. Each chromosome has only one gene located all along its length. Though there are so many genes. ठीक है, ये भी false हो गया. All the inherited traits in human beings are not controlled by the genes. No, all the traits are controlled by the genes. ये भी false है. तो option A is the correct answer. चलो, question number 11 क्या बोल रहा है? Select from the following the correct statement about tropic movement in the plants. तो ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे मूवमेंट होते हैं, विच आर ग्रोथ एंड डायरेक्शन डिपेंडेंट मूवमेंट. ठीक है. नास्टिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ एंड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट मूवमेंट. करेक्ट. तो टच एंड टेम्परेचर जो स्टिमुलस का होता है, ये नास्टिक मूवमेंट होता है, जैसे मेमोसा प्लांट है, सो ये तो फॉल्स हो गया. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, इट इज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन. इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स नॉट इन स्टेम. नो, स्टेम में भी होता है ना, जैसे फोटोट्रोपिज्म है, दैट इज ऑकरिंग इन द स्टेम. ठीक है. इट इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट. यस, ये ट्रू है. ओके. Question number 12 says select the incorrect match between the plant and its vegetative part from the following. ठीक है. तो ब्रायोफिलम लीफ, ठीक है, ये करेक्ट है. पोटैटो स्टेम भी करेक्ट है. मनी प्लांट स्टेम इज आल्सो करेक्ट. रोज रूट इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि रोज होता है कटिंग से, तो ये भी हो जाएगा क्या, स्टेम होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है. ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13. 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर दे रखे हैं. रेजिस्टेंस क्या है, ओम. पहले इसको सीरीज में लगाया, फिर
क्या लगाया, फिर पैरेलल में लगाया, अब पूछा है इसका रेशियो, ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल का। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है ये आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, क्योंकि चार है तो चार बार हमने ऐड कर दिया, तो 4 इंटू आर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8, 32 ओम। ठीक है, यहाँ पे भी हमने चार बार इसको ऐड करना है फॉर्मूला लगा के पैरेलल का, तो 4/r हो गया 4/8, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या आ गया, 2। अब इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे आर एस अपॉन आर पी करके, तो 16 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो इन डोमेस्टिक सर्किट्स द वायरिंग विथ 15 एम्पियर रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस विच हैव, जो कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, है ना, जैसे गीजर है, एसी है, इनके लिए यूज होगा। ऑप्शन ए। इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजीशन ऑफ नीडल शोन, यहाँ पे शोन है, ठीक है, लीस्ट काउंट पूछा है एंड रीडिंग पूछा है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये 1.5 यहाँ पे आ रहा है, ये डिविजन्स कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आ रहा है यहाँ पे, तो 1.5 अपॉन 10 कर दिया। ठीक है, आप पूरा यहाँ तक भी कर सकते हो, और राइट 3/20 ऐसे भी कर सकते हो। तो बेसिकली 1.5 अपॉन 10 कर दिया, तो क्या आ गया, 0.15 वोल्ट, ये लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, फिर रीडिंग पूछा है, रीडिंग देखो यहाँ पे आ रहा है, तो 1.5 प्लस 0.15, ये इतना 0.15 है ना, इतना वन डिवीजन, तो 0.15, और ये भी 0.15 है, तो इसको दो बार ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द रिजल्टेंट magnetic field at point P situated midway between two parallel wires, each carrying a steady current I is, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है दोनों का ही, तो इसमें क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। और राइट, इसमें जब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो इधर जो है करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है सीडी में, और इधर कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सीडी में ऊपर की तरफ आ रहा है, और ए बी में नीचे की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली इट इज कैंसिलिंग आउट, तो ये हो जाएगा 0। Moving on to the question number 17, which is assertion and reason. Assertion says the color of aqueous solution of copper sulfate turns colorless. तो कॉपर सल्फेट है CuSO4, when a piece of lead is added, ठीक है, इसके साथ क्या ऐड किया, Pb, क्या बन जाता है, PbSO4 प्लस Cu, कलरलेस हो गया ये। Lead is more reactive than copper and hence displaces the copper. Yes, this is true. ठीक है, lead more reactive है, तो ये displace कर रहा है, displacement reaction हो रहा है यहाँ पे, तो both assertion and reason is true and it is the correct answer, तो ये ऑप्शन ए वाला आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 says gene inherited from parents decide the sex of a child, हाँ ये तो ट्रू है। रीजन says X chromosome in a male child is inherited from his father. तो मेल चाइल्ड में एक्स क्रोमोसोम क्यों आएगा, वाई क्रोमोसोम आना चाहिए, है ना, तो ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, assertion is true but reason is false। ठीक है, सी वाला। तो देखो बच्चों, अगर assertion reason का क्वेश्चन आता है, तो इसको करने का एक तरीका बताती हूँ मैं, ट्रिक। ओके, फर्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इज रीड द assertion, आइडेंटिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, रीजन को बाद में रीड करना है, फर्स्ट रीड द असर्शन, इसको पहले आइडेंटिफाई कर लो ये ट्रू है या फिर नहीं है। सेकेंड स्टेप इज रीड द रीजन, आइडेंटिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हम आगे का स्टेप करेंगे ही नहीं, दो स्टेप ही करेंगे। ठीक है, नाउ इफ द रीजन इज ऑल्सो ट्रू, then comes the third step. Then identify that reason is the correct explanation or not. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है, तब आपको ये अच्छे से आ जाएगा करना। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा असर्शन रीजन में। ओके, तो फर्स्ट स्टेप फॉलो करो, फिर थर्ड स्टेप फॉलो करो,
तो फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप जो कि रीजन आइडेंटिफाई करना। अगर रीजन आपका फॉल्स आता है तो आपको आगे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। अगर रीजन भी ट्रू आता है तब आपको ये देखना है कि ये करेक्ट रीजन है असर्शन का या फिर नहीं है। ठीक है, so ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट ना, क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। हाँ, तो ये ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने फॉलो किया, ये ट्रू है। रीजन क्या बोल रहा है, ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू द ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। तो अब इसको आइडेंटिफाई करना है आपने कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट की वजह से होता है ना। तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी का इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसमें फिर से क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब थर्ड स्टेप की हम सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तब सोचना है जब रीजन ट्रू होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। Assertion says the strength of magnetic field produced at the center of current carrying circular coil increases on the increasing the number of turns in it. Yes, that is true. जितना हम कॉइल इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, ये तो करेक्ट है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। रीजन क्या बोल रहा है, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड magnetic field due to each turns then just adds up. Yeah, this is also true. ठीक है, and reason is the correct explanation also. Third step भी correct है, तो option A is the correct answer. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Next is the section B. Section A is complete now. Let's discuss about the section B, question number 21. तो इसमें चॉइस भी दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दोनों क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। एग्जाम में अगर आता है तो आपको या तो ए करना है या फिर बी करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक है, so let's discuss this. A compound X which is prepared from the gypsum has property of hardening when mixed with proper quantity of water. ठीक है, कैसे बनता है, वी नो दैट कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, सी यू सी ए एस ओ फोर, ठीक है, डॉट टू एच टू ओ, इसमें बन गया ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया। ओके, जिप्सम से बनता है हीट करके। Next is state the difference in the chemical composition between baking soda and the baking powder. Baking soda and baking powder में क्या chemical composition का difference है वो बताना है। तो baking soda जो है वो pure sodium bicarbonate होता है। Okay, recipes that already have some sort of acid buttermilk, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर में क्या करते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ थोड़ा जो पाउडर टार्टरिक एसिड है उसको मिक्स किया जाता है। ओके, इट इज प्री पैकेज्ड टू रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड हीट। तो बेसिकली देखो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम किस में यूज कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एसिड है, तो इट न्यूट्रलाइज इट और वो बिटरनेस जो है वो चली जाएगी। बट अगर हम कोई ऐसा रेसिपी बना रहे हैं जिसमें एसिड नहीं है कोई भी, ठीक है, तो तब हम वी शुड यूज द बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये जो टार्टरिक एसिड मिक्स किया है इट न्यूट्रलाइज दैट बिटरनेस। ठीक है, दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिटरनेस नहीं रहेगा। अदरवाइज वैसे खाओगे तो वो बिटर लगेगा कोई भी खाना। ठीक है, तो दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बी वाला जो ऑप्शनल पार्ट है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स, क्या ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हीट किया। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्लू विट्रियोल को हीट किया तो क्या बन गया, CuSO4, और ये 5H2O जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये वाटर रिमूव हो जाएगा जब ये हीट करेंगे तो। ठीक है, ओके। बी दूसरा वाला पार्ट क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। इसको जब हीट किया कुकिंग के टाइम पे ये बन गया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट।
और वाटर एंड CO2 रिलीज होगा इसमें से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। Write the role of insulin in regulating the blood sugar level in human body. Mention the disease caused due to it. तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना। ठीक है, कैसे डिक्रीज करता है? बाय कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन फॉर लेटर यूज. So basically, whenever we are consuming any carbohydrate food, that is digested into the glucose, है ना? तो अब बॉडी को जितना ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना होता है कर लेता है, बट एक्स्ट्रा ग्लूकोज का क्या होगा? अगर हम अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ जाएगा? तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, एंड दैट इज डन बाय द इंसुलिन. ठीक है, लिवर में कन्वर्ट करता है बट विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन. ठीक है, और अगर इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा, है ना? ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज रह जाएगा, जिसकी वजह से होता है डायबिटीज ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ इंसुलिन. ओके, ऑल राइट. चलो नेक्स्ट इज हाउ इज द टाइमिंग ऑफ एंड द अमाउंट ऑफ इंसुलिन अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड. तो ये रेगुलेट होता है कैसे? फीडबैक मैकेनिज्म, है ना? फीडबैक मैकेनिज्म से. तो आप बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म के प्रोसेस को या फिर जो उसका एक फ्लो चार्ट होता है उसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, so the release of hormones and the timing of it is controlled by the particular regulatory center of the body. ठीक है, pancreas is secreting the insulin which is regulating the blood glucose level. अगर higher amount of glucose है, it affects the इंसुलिन इज प्रोड्यूस, मतलब तब ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा. जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट इज डन बाय द पैनक्रियास. ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. ओके, so here we can see the name the type of oxygenated blood transported by the heart. ठीक है, तो बेसिकली क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कट गया है. ठीक है, सो नेम द टाइप ऑफ ब्लड oxygenated and deoxygenated blood transported each of the following. mention the pathway बताना है आपको बेसिकली. देखो, वेना cava and pulmonary artery. ठीक है, तो let's see this. superior vena cava carries the deoxygenated blood. ठीक है, कहाँ से? from the upper part of the body and the arms to the right atrium. ठीक है, कहाँ से कलेक्ट कर रहा है? वेना केवा इज कलेक्टिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड. सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट करता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, एंड इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करता है. ठीक है, कहाँ पे कलेक्ट करता है? राइट एट्रियम में. फिर था पल्मोनरी आर्टरी विच इज कैरिंग द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द lungs. So pulmonary artery is the only artery which carries the deoxygenated blood. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था ऑप्शन बी में कि आपको फ्लो चार्ट ये वाला बनाना है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला. बस यही दो पूछा है, तो तीन नहीं बनाना, दो बनाने हैं. तो हमने ये दो बना दिए. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया वाला जिसमें CO2. ठीक है, ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुवेट. ओके, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है फिर पाइरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज द एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑलराइट, CO2 रिलीज होता है H2O एंड कितना ATP? 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में आता है मसल सेल, इसमें कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में. और ये कहाँ पे हो रहा है? ये रिएक्शन भी होता है साइटोप्लाज्म में ही. ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में मूव नहीं होता. दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म. लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज करता है. ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड. ठीक है, तो नेफ्रॉन कहाँ मिलेंगे? किडनी में मिलते हैं, राइट? कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, कॉर्टेक्स एंड मेडुला दोनों में. ठीक है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन. तो देखो, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है. आपके बुक में जो डायग्राम दे रखा है, यू कैन ड्रॉ दैट डायग्राम ऑल्सो. ओके,
And this is a easier version of that diagram, you can say. Basically that all of these renal tubules were given in a coiled form, तो मैंने उसको खोल दिया, ठीक है, मैगी बनी थी, मैगी के स्ट्रैंड को खोल दिया। तो ये भी करेक्ट है, आपको जो इजी लगे यू कैन ड्रॉ दैट। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, फंक्शन पूछा है, नेफ्रॉन इज द लाइक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। तो इसमें होता है, ये आ गया ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल, ये पूरा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, distal convoluted tubule, and here is the collecting duct। अब इनके फंक्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोमेरुलस में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो ब्लड में जो लार्जर कंपोनेंट्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, दे गेट फिल्टर आउट इनिशियली, एंड ओनली द माइक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच कंटेन्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, दिस इज पासिंग। ओके, एंड दिस लिक्विड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं इसको। अब ये कलेक्ट हो जाता है बोमेंस कैप्सूल में जाके, फिर यहाँ पे जाके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्सॉर्प्शन होगा, सिक्रीशंस भी होता है, ठीक है, पूरे रीनल ट्यूब्यूल में रीएब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है। रीएब्सॉर्प्शन किसका होगा, ग्लूकोज का, सॉल्ट का, ठीक है, फिर वाटर का भी होगा, जो भी यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द ब्लड है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। फिर लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्सॉर्प्शन होगा, सेम चीज, वाटर एंड सॉल्ट का। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी रीअब्सॉर्प्शन होगा, जो भी रिमेनिंग सॉल्ट है, वाटर है, उनका रीअब्सॉर्प्शन होगा। प्लस सिक्रीशन भी होता है पोटेशियम का, ड्रग्स का, ड्रग्स मीन्स इफ वी आर कंज्यूमिंग एनी मेडिसिन, ठीक है, ड्रग्स का। एंड फाइनली क्या बन जाता है, यूरिन, एंड दैट इज कलेक्टेड इनटू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, function of the nephron। Chalo, moving on to the next question, question number 25. Again, there is a choice. A narrow beam of XY of white light is passing through the glass prism ABC। ठीक है, XY दे रखा है यहाँ पे। तो क्या पूछा है, ट्रेस इट ऑन योर आंसर शीट, शो द पाथ ऑफ द इमर्जेंट बीम्स। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये वाइट लाइट है, तो प्रिज्म से जा रहा है, तो ऑफ कोर्स कलर्स सारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो विबगी और कलर सारे अलग अलग हो जाएंगे। क्यों होते हैं ये, बिकॉज दे आर हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ। ओके, ऑल द लाइट्स आर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है फॉर एवरी वेवलेंथ ऑफ द light। Okay, so they separate, disperse basically, so this is the dispersion of the light you can see in the prism। Okay, next question क्या था, name the phenomena observed, so and is cause that is the dispersion of light। बी पार्ट है जो कि चॉइस में दे रखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स डिमिनिशेस विद द एज, ठीक है। एज के साथ साथ हमारे की जो हम देखने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। गिव रीजन, क्यों क्यों होता है, गिव रीजन देना है। नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज, तो एज के साथ वी नो दैट क्या होता है, प्रेस बायोपिया, ठीक है। हाँ, तो ड्रॉ द लेबल डायग्राम इसका करेक्टिव लेंस का, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रेस बायोपिया हो रहा है। तो बेसिकली एज के साथ इट डिमिनिशेस विद एज बिकॉज एबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन डिक्लाइंस विद द एज। जो एकोमोडेशन एबिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाता है, हमारे जो लेंसेज है वो एकोमोडेट नहीं कर पाते डिस्टेंसेस को। सो दैट इज द प्रेस बायोपिया। करेक्शन क्या करेंगे हम, ये ऐसे लेंस लगा सकते हैं हम, ओके, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो उससे करेक्शन हो जाएगा। ओके, चलो मूविंग on to the next question, how do harmful chemicals get accumulated progressively at each trophic level in food chain। तो we know that एक फूड चेन में जैसे एनर्जी है डिक्रीज हो जाता है, okay, in each trophic level toxicity increases in each trophic level and that is called as the biomagnification। ठीक है, हर एक लेवल के साथ साथ टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो जैसे दिस इज फॉर द एग्जांपल, वाटर में अगर 0.003 ppm DDT है तो जू प्लैंक्टन में उससे ज्यादा हो जाएगा, स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, फिर फिश ईटिंग बर्ड्स उसको खाएंगे, तो उसमें सबसे मैक्सिमम टॉक्सिसिटी आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
biomagnification. Okay, I hope it is clear to all of you. तो 26 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक हम लोग. टोटल 39 क्वेश्चंस है. ओके चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक्शन सी. ठीक है, सेक्शन बी कंप्लीट है. 27th नंबर ऑफ क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो रिड्यूसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, यू नो ना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो उसमें से पूछा है. तो देखो, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? ऑल राइट, सो यू कैन सी दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? NH3. ओके, ये ऑक्सीडाइज हो गया. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है हमको, है ना? एंड ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है, ये रिड्यूस हो रहा है. ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग, ये रिड्यूस हो रहा है. तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? NH3 विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन 2 में देखो जरा क्या हो रहा है. यहाँ पे F2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, है ना? यहाँ पे HOF, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट विल बी द वाटर. ओके, ऑप्शन 3 में देखो. ऑप्शन 3 में, लेट्स डिलीट इट फर्स्ट. ओके, Fe2O3 प्लस CO. तो यहाँ पे Fe2O3 था, एंड यहाँ पे बन के क्या आ गया? Fe आ गया. ठीक है, CO का CO2 हो गया. ठीक है, तो करेक्ट. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? CO है. ऑलराइट, और यहाँ पे क्या है रिड्यूसिंग एजेंट? ये रिड्यूस हो गया यहाँ पे, है ना? तो ऑप्शन 4 में देखो अब क्या है? ये यहाँ पे H2 के साथ H2 प्लस O2 क्या बन गया? H2O बन गया. तो ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है. ये रिड्यूस हो रहा है ना यहाँ पे ऑक्सीजन, तो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट H2. ठीक है, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है दैट बिकम्स द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो चीज रिड्यूस हो रहा है दैट बिकम्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिफाइन a redox reaction in terms of gain or loss of oxygen. Okay, तो redox reaction basically, the element which is gaining the oxygen, it is oxidizing. Okay, and which is losing the oxygen, that is called as the reduction. Okay, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख लेते हैं. यहाँ पे देखो Zn के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो हियर इट इज ऑक्सीडाइजिंग. ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. PbO का ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28. Suggest one remedial measure each to counteract the change in pH in human beings in the following cases. Production of too much acid in stomach during indigestion. तो जब प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड हो रहा है तो हमको क्या करना है? काउंटरैक्ट करना है, मतलब एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है. तो क्या करते हैं हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, it is antacid, या फिर aluminium hydroxide, it is also antacid, both are basic in nature. This neutralize the acid in the stomach. ठीक है, next is the stung by honeybee or the nettle leaf. तो basically हनी बी जो जब स्टंग करता है तो हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं अगेन टू न्यूट्रलाइज इट. ऑल राइट, बी में क्या आ रहा है? फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6. व्हेन इट चेंजेस इनटू कर्ड विल इट pH इंक्रीज? तो pH फ्रेश मिल्क का 6 है, स्लाइटली एसिडिक है. कर्ड, कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, राइट? तो अब ये और ज्यादा इन ऑफ कोर्स pH जो है क्या हो जाएगा? वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो pH विल डिक्रीज बिकॉज कर्ड इज मोर एसिडिक इन नेचर. ठीक है, तो देखो आप लोगों को आंसर भी ऐसे ही लिखना है. मैंने जानबूझ के ऐसा वाला शीट यूज किया है विच लुक्स लाइक द आंसर शीट. ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पॉइंट वाइज आंसर करेंगे. ओके, गिव सम गैप्स इन बिटवीन टू आंसर्स, बिकॉज मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी साथ के साथ पेस्ट कर रही हूँ, बट यू डोंट नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चंस इन योर
आंसर शीट, राइट? यू जस्ट ओनली हैव टू राइट द आंसर. तो आई वुड सजेस्ट, जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस है ना ऐसे वाले, सेक्शन ए में तो देखो, सेक्शन बी में वो छोटे शॉर्ट आंसर्स थे, आप वन वन लाइन लीव कर सकते हो इन बिटवीन एवरी आंसर्स. बट जो ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वाले 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, आई वुड सजेस्ट यू टू लीव एटलीस्ट 3 लाइन्स इन बिटवीन द आंसर्स. वाई? बिकॉज इफ यू वांट टू राइट सम मोर पॉइंट्स, ठीक है, बाद में कभी कभार याद आ जाता है कि चलो एक और पॉइंट याद कर ऐड कर देते हैं, तो तब आपके लिए स्पेस रहेगा, ठीक है, वो पॉइंट्स नोट वहां पे ऐड करने के लिए. आपको ऐसे स्टार, कभी कभार क्या करते हैं आप लोग, ऐसे स्टार मार्क करते हो, फिर यहाँ पे स्टार मार्क करके कहीं पे ऊपर लिख देते हो, है ना, कोने में. तो वो थोड़ा डर्टी लगता है, ठीक है. स्टार मार्क करके लिखने से अच्छा है पहले से ही एक्स्ट्रा लाइन आप लीव कर दो, ठीक है. थ्री लीव 3 लाइंस, ताकि आप उसमें एक्सेस जो एडिशनल पॉइंट्स है वो आप बाद में ऐड कर सको. ओके, इट्स जस्ट अ टिप फॉर योर एग्जाम्स. चलो, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29. State the role of ATP in the cellular respiration. ठीक है, what ensures sufficient exchange of gases in plants. तो ATP is the energy currency. ठीक है, cellular respiration is used to generate the usable ATP in order to support many other reactions in our body. तो हमारे बॉडी में पूरे दिन भर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए. हम पूरे दिन भर बहुत सारा काम करते हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. सो दैट इज द use of the ATP in our body. ठीक है, it is particularly important for energetically unfavorable reactions, and that would otherwise not occur without any energy input. ठीक है, किसी भी चीज को करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है. What ensures sufficient exchange of gases in the plants? Stomata. Plant has the stomata, the pore like structures, जिसमें कि exchange of gases होता है. ठीक है, state the condition on which direction of diffusion in the plant depend upon. Very important question. तो देखो, इसका ये था स्टोमेटा, ठीक है. गैसेस डिफ्यूज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, फिर लीव्स थ्रू पोर्स, एंड उसके बाद स्टोमेटा, it is used. Factors that are required to maintain the direction of diffusion in the plants. तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, किस तरफ डिफ्यूजन होगा, उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द आयंस, इट डिफ्यूजन अगर्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, तो वो मेंटेन होना चाहिए. एंड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द प्लांट ऑल्सो हैज टू बी वेरीड इन ऑर्डर टू मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं. चलो, फिर ऑप्शन बी जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था, उसका क्या है? What is the internal energy reserve in plants and animals? How desert plant perform photosynthesis if their stomata is remain closed during the day? तो देखो, internal energy reserve, ठीक है, क्या है प्लांट्स में? प्लांट्स इज प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट जो ग्लूकोज है वो कैसे स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना. और एनिमल्स में जैसे हमने अभी पढ़ा था, इंसुलिन हेल्प करता है इन द कन्वर्जन, है ना. लिवर इज कन्वर्टेड द एक्सेस ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, ठीक है. तो इट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्ड. ओके, डेजर्ट प्लांट्स का क्या है? स्टोमेटा आर ओपन एट द नाइट, नाइट टाइम में ओपन रहता है. दे आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट, it is converted into an acid, and then it is used during the daytime for photosynthesis. And desert plant में जो chlorophyll होता है कहाँ पे होता है? स्टेम में होता है, ठीक है. जैसे कैक्टस है, it has a thick fleshy stem. So stems are modified to perform the photosynthesis, and leaves are modified into the spines. Okay, that is for the desert plant. Chalo, moving on to the next question number 30. Complete the ray diagram to show the formation of image. तो ray diagram को complete करना है basically. Okay, so convex mirror दे रखा है यहाँ पे. Mention the nature and position size of the image. तो ये देखो यहाँ पे क्या इमेज बन रहा है यहाँ पे, है ना. तो इंफिनिटी एंड पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है, सो इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. ओके, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज डायरेक्ट डिस्टेंस इन द. तो साइन किधर को आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ है तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, इस तरफ को होता तो नेगेटिव होता.
यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा इमेज। तो दिस इज फॉर्म्ड एट द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। Danger signals installed at airport at the top of the tall buildings are red in color. क्यों? क्योंकि red has the largest wavelength ना, तो उसमें जो स्कैटरिंग होता है वो काफी कम होता है। लार्ज जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी। ठीक है, बाई स्मॉग या फिर फॉग है, पोल्यूशन है, जो भी है, स्कैटरिंग लीस्ट होता है। दस इट कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, बहुत दूर से लाल रंग दिखाई देगा, इसलिए हम एयरपोर्ट में या फिर टॉल बिल्डिंग्स में रेड कलर का सिग्नल यूज करते हैं, ताकि कोई भी अगर फ्लाइट जा रहा है तो वो आके टकरा ना जाए वहां पे। ठीक है, next is the sky appears dark to the passengers flying at very very high altitudes. तो जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में जो पैसेंजर्स है वहां पे स्काई जो है डार्क हो जाता है, जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे, स्पेस की तरफ जाओगे, ठीक है, उतना डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, means there is nothing, there are no gases, very less gases will be there. Okay, so scattering of the light also very less है ना, मतलब negligible, ठीक है, not takes place, नहीं हो रही, तो इसलिए वो डार्क दिखाई देगा। ऑल राइट, जब लाइट ही स्कैटर नहीं कर रहे तो हम क्या देखेंगे, है ना, डार्क दिखाई देगा। Next is the C. The path of beam of light passing through the colloidal solution is visible. हाँ, तो visible होगा। क्यों? इसको बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। Colloidal solution is helping in the scattering of the light, है ना, it is illuminating the path of the beam of the colloidal solution, Tyndall effect की वजह से। I hope it is clear to all of you. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी ऑप्शन दे रखा है, आपको एक ही करना है, बट हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम वी विल डिस्कस बोथ द क्वेश्चंस। ओके, ऑल राइट, चलो। सो 32 का फर्स्ट बोल रहा है, स्टेट द रूल यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा यू रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला रूल है ना, ऐसे रखना है। ओके, तो इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट। According to the Fleming's left-hand rule, we place the thumb, index finger and the middle finger mutually perpendicular to each other such that middle finger points in the direction of the flow of current. ठीक है, तो middle finger क्या है, current है, index finger क्या है, direction of the magnetic field है, and the thumb क्या है, it is the force acting on the conductor. ठीक है, okay. Next question क्या है? Next question is this. Given below the three diagrams showing the entry of an electron in the magnetic field, identify the case in which force will be maximum or minimum. किस में मैक्सिमम होगा, किस में मिनिमम होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, ये इस तरफ दे रखा है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम ऐसे हाथ को रख लेंगे, है ना। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम हाथ को रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन द फर्स्ट केस। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन सो दैट इट इज मूविंग इन द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो राइट एंगल में मूव हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा होगा, और सबसे मिनिमम हो जाएगा थर्ड केस में, क्योंकि उसमें पैरेलल मूव हो रहा है। ठीक है, okay, option B is to draw the pattern of magnetic field lines of the current carrying the solenoid and in the bar magnet। तो ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर देना है solenoid and bar magnet का। All right, फिर है distinguish two list two distinguishing feature between the two fields। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, क्या फीचर्स है। तो सोलेनॉइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड रिमेन एज लॉन्ग एज द करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो इसमें हम करंट पास कर रहे हैं ना, इसमें ऐसे गोल गोल कॉइल कर लिया तो इसमें करंट पास कर रहा है, जब तक करंट पास करेंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। करंट को आप स्टॉप कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड गया। बार मैग्नेट जो होता है दैट इज अ नेचुरल मैग्नेट, नेचुरली परमानेंट मैग्नेट होता है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द कॉइल्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो। तो हम जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे एंड जितना ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल होगा उतना ही ज्यादा
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट बार मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट मैग्नेट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड वी कैन नॉट चेंज इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Why does a kitchen garden called an artificial ecosystem while a forest is considered to be the natural ecosystem? ठीक है, नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। While designing an artificial ecosystem at home, write any two things to be kept in mind to convert it into a self-sustaining system. Give reason to justify your answer. तो देखो, किचन गार्डन को आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स उसको हमने बनाया है ना, मैन मेड है। तो वी वी आर मेकिंग इट, तो उसमें हम बेसिकली वी कैन चूज द प्लांट, है ना। सारे प्लांट्स हम कुछ भी तो नहीं ग्रो करते, विच द प्लांट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अस, दैट प्लांट्स आर ओनली वी आर ग्रोइंग। ठीक है, सो इट कंटेन एडजस्टेड abiotic and biotic component। ठीक है, वी आर एडजस्टिंग इट, कितना पानी रिक्वायरमेंट है, कितना मॉइस्चर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो दैट आल्सो वी कैन एडजस्ट। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम वेयर प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड वाइल्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स, whereas a forest is a place where various creatures live in the harmony and rely on each other for the necessities। okay, तो फॉरेस्ट में क्या इकोसिस्टम है, वो नेचुरल है। ओके, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, है ना, इंसेक्ट्स रहते हैं, एवरीथिंग। बट हमारे किचन गार्डन में ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते। करेक्ट। हो सकता है किसी किसी के गार्डन में अर्थवर्म्स वगैरह या स्नेल्स वगैरह हो, बट इससे ज्यादा और ज्यादा एज सच कोई इंसेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते। बट फॉरेस्ट में देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग, है ना। एंड द प्लांट्स आर आल्सो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो हमारे काम की नहीं है, काम की है, हर तरह के प्लांट है। एंड ऑल ऑफ देम आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, सो फॉरेस्ट इज अ नेचुरल इकोसिस्टम। ओके, अब हम किचन गार्डन में क्या कर सकते हैं? Two things to keep in mind while developing an artificial ecosystem. We should have a, there should be a balance between the biotic and abiotic factor। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। एंड रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, क्योंकि हम किचन में कर रहे हैं तो वी शुड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट। जैसे किचन गार्डन में अगर किचन में जो वेजिटेबल्स के पील्स वगैरह है, उसको हम वहाँ पे वी कैन यूज इट एज अ मैन्योर। ओके, चलो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन ऑफ 4 ट्रॉपिक लेवल कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो फूड चेन बनाना है, सबसे पहले आ जाएगा प्लांट, फिर आ जाएगा रेड, फिर स्नेक, फिर हॉक, है ना। नेक्स्ट इज 20,000 जूल ऑफ एनर्जी वाज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स टू ऑर्गेनिजम्स of a second trophic level। Okay, calculate the amount of energy that will be transferred by the organism of third trophic level। ओके, प्रोड्यूसर टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में क्या गया? 20,000 जूल। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ में कितना जाएगा ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लॉ लगाना है? 10% लॉ ऑफ एनर्जी लगाना है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाता है? अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ओनली 10% एनर्जी पास होता है, 90% जो है वो वेस्ट हो जाता है, मीन्स इट इज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ओनली। ओके, तो सेकेंड टू फर्स्ट टू सेकेंड, ये प्रोड्यूसर्स आर फर्स्ट, है ना। तो सेकेंड में गया था 20,000, तो सेकेंड से थर्ड में कितना जाएगा? 10% ऑफ 20,000 दैट इज 2,000। तो थर्ड टू फोर्थ फिर से अगेन 10% ऑफ 2,000 दैट इज 200 जूल। ठीक है, इतना ही जाएगा। अगर फोर्थ टू फिफ्थ आता तो 200 का भी 10%, तो 20 जूल आ जाएगा। उसके बाद नहीं होता है। ठीक है, चलो सेक्शन सी तक हमने डिस्कस कर लिया है, सेक्शन डी पे आ जाते हैं अब। 34th question, a saturated organic compound A belongs to the homologous series of the alcohol। ठीक है, सैचुरेटेड पूछा है ना, तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा? इथेनॉल में आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड ए बिलोंग्स टू द homologous series। ऑन हीटिंग ए with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, it forms a unsaturated compound B with molecular mass of 28U। तो molecular mass दे दिया है। ठीक है, the compound B on addition of the 1 mole of hydrogen in the presence of nickel changes to a saturated hydrocarbon C। Identify A, B, C।
तो ए बी सी आपका ये हो जाएगा इथेनॉल, बी हो जाएगा इथीन, सी हो जाएगा इथेन। ठीक है। तो नेक्स्ट इज राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन। तो इथेनॉल है ये, ठीक है, C2C5OH। इसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 443 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो क्या बन गया, इथीन बन गया। ओके, एंड वाटर रिलीज हो गया। What happens when compound C undergoes combustion? तो जब C का combustion होगा, इथेन का combustion होगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा एंड वाटर रिलीज होगा। इंडस्ट्रियल यूज पूछा है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का, तो इसमें हम घी बनाते हैं, सैचुरेटेड वेजिटेबल घी फ्रॉम द अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से वी प्रोड्यूस वेजिटेबल घी। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है क्या, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद द सोडियम। तो कंपाउंड ए मतलब इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये बन रहा है CH3CH2O प्लस H2। ऑल राइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑप्शन वाला देख लो। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन अ ऑयली डर्ट। तो ये मिसल वाला जो डायग्राम होता है वो ड्रॉ करना है बेसिकली। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स X and Y with 10 ml of hard water in it. In each test tube X add few drops of soap solution. X में soap solution डाल दिया, तो हार्ड वाटर में soap solution डालेंगे वो डिसॉल्व नहीं होगा, राइट। इन टेस्ट ट्यूब्स वाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट टेक्स बोथ फॉर द सेम पीरियड। इन विच टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर। तो ऑफ कोर्स जिसमें हम डिटर्जेंट डाल रहे हैं उसमें फोम ज्यादा बनेगा, है ना। ठीक है। तो ये देखो, ये वाला डायग्राम आपने बनाना है। टेस्ट ट्यूब वाई फॉर्मेशन ऑफ सोप विल बी मोर बिकॉज soap does not lather well in the hard water. Okay, detergent forms lather well. Okay, detergent hard and soft दोनों में ही lather होगा उसका। Alright, hard water में क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। So detergent uh, dissolves it. Okay. Test tube X where soap solution was added forms a curdy solid. सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कर्डी सॉलिड बन जाएगा। ठीक है। एंड it is not lathering, it is not foaming up in the hard water. Chalo, next is the question number 35. Name the parts of bisexual flower that are not directly involved in reproduction. ठीक है, तो कौन से होते हैं not directly involved in reproduction? Sepals and petals, है ना। एंड क्यों नहीं होते, क्योंकि दे आर उनके दूसरे काम है, दे आर प्रोटेक्टिंग द सेपल्स आर प्रोटेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड पेटल्स आर हेल्पिंग टू अट्रैक्ट द insects, birds, है ना। Differentiate between self pollination and cross pollination. List any two significance. And what is the fate of ovules? Ovules क्या बन जाएंगे, सीड बन जाएंगे, ओवरी बन जाता है फ्रूट। ठीक है। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस देख लो। तो self pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower or the same plant, एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट में होता है। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट इन द क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके। Self pollination, in self pollination both anthers and stigma mature at the same time. Of course मेल एंड फीमेल पार्ट को एक ही टाइम पे मेच्योर होना पड़ेगा फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। अलग टाइम पे होगा तो कैसे होगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में वो डिफरेंट टाइम पे हो सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर्स जब फ्लावर क्लोज है तब सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, बट क्रॉस पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन द फ्लावर इज क्लोज। वो तभी होगा जब फ्लावर ओपन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन में होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, एंड द ऑफस्प्रिंग्स विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, वेयरएज इन द क्रॉस पॉलिनेशन हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स है। इसमें वेरिएशंस नहीं होते, बहुत कम होते हैं, रेयर चांसेस है। क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस क्या है अब पॉलिनेशन का। प्लांट रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, दे एंड फूड प्रोडक्शन। ओके।
चलो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 watt व्हेन हीटिंग इट एज अ मैक्सिमम रेट ऑफ 330 watt व्हेन हीटिंग एट मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम पे जब हीट कर रहे हैं तो 880 और मिनिमम पे 330। वोल्टेज क्या है 220। कैलकुलेट क्या करना है, करंट एंड रेजिस्टेंट। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू वी आई वी, आई इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू वी, राइट। तो इसमें v अपॉन आर हो जाता है, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, फॉर्मूला लगा दिया हमने। पावर दे रखा है 880, वोल्ट दे रखा है इतना। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। करंट आ गया कितना, 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, अगेन क्या निकालना है, रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो फिर से हम ये वाला फॉर्मूला में लगा देंगे। ठीक है, तो पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर करके आर आ जाएगा 55। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे आप थोड़ा ध्यान देना, अ, ध्यान से करना। यहाँ पे कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गया तो आंसर भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस दे रखा है, ये तो फर्स्ट केस का था 880 का। नेक्स्ट ये वाले केस का भी करना है ना, 330 वाला। तो सेम चीज, सेम प्रोसेस हम वही करेंगे हम। ठीक है, तो पावर उसमें 330 लेंगे, और इसमें करंट आ गया 3/2 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस आ गया 440/3 ओम। ओके, फिर क्वेश्चन क्या है, फिर पूछा है क्या, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ करंट पास थ्रू द resistor फॉर सम टाइम। तो when a heat conductor provides resistance to current flow, the work done by the current in overcoming the resistance is converted into the heat energy। ठीक है, तो जब एक हीट इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, रेजिस्टेंस भी होता है कंडक्टर में, तो दैट ओवरकम टू in order to overcome the resistance, it is providing a heat energy that is called as the heating effect of the इलेक्ट्रिक करंट। अब बेसिकली नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हीटिंग का फॉर्मूला पूछा है, तो ये वाला आपको डेरिवेशन करना होगा इसमें। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू वी, चार्ज इनटू यू नो क्यू इज द चार्ज। ठीक है, क्यू वी हो गया, तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू वी आई टी हो गया। ठीक है, अब v इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो फिर से इसको यहाँ पे डाल देंगे, w इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यही क्या है, हीट है ना। वर्क डन इज इक्वल्स, वर्क डन की वजह से ही तो हीट रिलीज हो रहा है ना। तो यही इसका आ जाएगा डेरिवेशन। ओके, चलो सेक्शन ई, द लास्ट सेक्शन। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स combine with oxygen to form metal oxides. Metal oxides are generally basic in nature, but some metal oxides show both basic as well as acidic behavior. Different metals show different reactivities towards oxygen. Some react vigorously while some do not react at all. What happen when copper is reacted heated in the air? ठीक है, तो कॉपर को जब क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा CuO। ठीक है, फिर ऑप्शन बी दे रखा है, वाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था, जो ऑक्साइड्स दैट शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, है ना, एंड इट क्रिएट सॉल्ट एंड वाटर, दोज आर कॉल्ड एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जैसे कि जिंक है या फिर एल्युमिनियम है। तो ये देखो, जिंक, जिंक ऑक्साइड इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, इट इज बिहेविंग एज अ एसिड। अब ये क्या बन गया, ये एसिड की तरह कर रहा है। ठीक है, सोडियम जिंकेट सॉल्ट बन गया एंड वाटर रिलीज हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड बन गया एंड वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, ओके। सी क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आपको कंप्लीट करना है। Na2O plus H2O gives 2NaOH, Al2O3 plus 2NaOH gives 2NaAlO2 plus H2O. Okay, I hope it is clear to all of you. All right, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देखो,
अच्छा, यहाँ पे ना ऑप्शन सी में भी ऑप्शन था। ठीक है, तो ये हमने एक कर लिया ये वाला। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है, तो जो आपको सही लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, राइट केमिकल इक्वेशन। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस क्या होता है? ये एसिडिक गैस है। व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ दिस? लाइक ड्राई लिटमस पेपर में, ड्राई लिटमस पेपर में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक तब बिहेव करता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। ठीक है। अदरवाइज ये नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। देयर विल बी नो बिहेवियर, नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ traits, Mendel crossed pea plants having one contrasting character or a pair of contrasting characters. When he crossed pea plants having round and yellow seeds with pea plants having wrinkled and green seeds, he observed that no plants with wrinkled and green seeds were obtained in F1 generation. When the F1 generation pea plants were crossed by self-pollination, the F2 generation had seeds with different combination of shapes and the color also. ठीक है, तो ऑप्शन ए पूछा है, राइट एनी टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट यूज्ड बाय द मेंडल। तो 7 ट्रेड्स होते हैं, आपको कोई भी दो लिखना है। जैसे ये है ना, पी शेप, पी कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर शेप, सॉरी फ्लावर कलर, प्लांट साइज, टॉल है कि डॉर्फ है, पोजीशन ऑफ द फ्लावर्स। तो आप इसमें से कोई भी दो लिख सकते हो साथ में से। ठीक है। ऑप्शन बी क्या पूछ रहा है? डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट क्या आ जाएगा? ये डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट, if a gene is homozygous for dominant allele, then dominant character will get expressed. ठीक है। एंड सी, जो डोमिनेंट ट्रेट है होमोजाइगस पे भी एक्सप्रेस्ड होता है एंड हेट्रोजाइगस पे भी एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है। हेट्रोजाइगस पे भी एक्सप्रेस होता है, जैसे कि जैसे टॉल है, जैसे मान लो मैं हाइट की बात कर लूं, तो टी, टी भी एक्सप्रेस होगा क्या है? टॉल है। एंड टी एन स्मॉल टी में भी एक्सप्रेस होगा। ओके। जो रेसेसिव है, रेसेसिव ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन केस ऑफ इट इज होमोजाइगस, तभी एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। एंड रेसेसिव को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन सी में चॉइस दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सी जो है, स्टेट द रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन डिजर्व्ड इन द सीड्स ऑफ F2 जनरेशन, व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस रिजल्ट। तो आपको ये F2 जनरेशन जो है ना, इसका ये आपको क्रॉस करके बताना होगा और क्या रिजल्ट इंटरप्रेट कर रहे हो यही बताना होगा बेसिकली। तो देखो रिजल्ट क्या आता है, 9:3:3:1 का रेशियो आता है, यू नो दैट, है ना। तो ये क्रॉस जो है, यू हैव टू ड्रॉ दिस, एंड 9 आर राउंड एंड येलो, 3 आर राउंड एंड ग्रीन, 3 आर रिंकल्ड एंड येलो एंड 1 इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये आता है इसका रेशियो। ओके। अच्छा, ऑप्शन सी में एक चॉइस वाला जो था उसमें क्या दे रखा है? Given below is a cross between pure violet flowered pea plant and pure white flowered pea plant. Diagrammatically explain what type of progeny is obtained in F1 and F2 generation. ठीक है, F1 और F2 जनरेशन निकालना है बेसिकली वॉयलेट और वाइट का। तो वॉयलेट दे रखा है आपको कैपिटल बी, प्योर वाइट दे रखा है स्मॉल वी। ठीक है, तो V हो गया डोमिनेंट, कैपिटल बी डोमिनेंट है, स्मॉल बी रिसेसिव है। तो F1 जनरेशन का इसका गैमीट आ जाएगा कैपिटल बी, इसका आ जाएगा स्मॉल v। ठीक है। तो F1 जनरेशन हो गया क्या? कैपिटल बी स्मॉल v। तो F1 जनरेशन में ये क्या है? सारे के सारे वॉयलेट प्लांट मिलेंगे हमको। क्या है? सारे वॉयलेट, है ना। फिर F2 जनरेशन ऐसे निकाल लेंगे पुनेट स्क्वायर बना के। तो F2 जनरेशन में हमको 3:1 का रेशियो देखने को मिल रहा है फिर से। तो ये जो है, ये तीन क्या है? वॉयलेट है। और ये वाला क्या मिल गया हमको? वाइट प्लांट मिल गया, एक हमको वाइट भी मिल रहा है। ओके। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Hold the concave mirror in your hand and directs its reflecting surface towards the sun. Direct the light reflected by the mirror onto a white cardboard held close to the mirror. Move the cardboard back and forth
gradually until you find a bright sharp spot. तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हो आप, बैक एंड फोर्थ करके फोकस एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, फोकस फोकल पॉइंट जो है उसको निकाल रहे हो. दिस इज द स्पॉट of the light in which image of the sun on the sheet of the paper which is also termed as the principal focus of the concave mirror. तो हमने फोकस निकाल लिया, ठीक है, सन का जो है कॉनकेव मिरर से. पूछा है क्या, लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है. जैसे कि टॉर्च में यूज होता है ना, सोलर कुकर में यूज होता है, सोलर फर्नेसेस में यूज होता है, शेविंग मिरर्स में यूज होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हेडलाइट्स वगैरह में यूज होता है. बहुत सारे यूजेस है, आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है, दो लिखना है दो लिख सकते हो. नेक्स्ट पूछा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू 2f है ना. तो f तो 15 दे रखा है, रेडियस आ जाएगा 2f है ना, तो 2 इंटू 15 30 सेंटीमीटर हो गया. ओके. अब पूछा है क्या, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर. पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल, इरेक्ट होगा और enlarged हो जाता है ऐसे. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके. चलो सी का एक ऑप्शन वाला भी है. In an object 10 centimeter in size is placed at 100 centimeter in front of a concave mirror and its image is formed at the same point. Image भी वहीं बन रहा है, मतलब कहाँ प्लेस किया होगा, आर में प्लेस किया होगा है ना, जब आर में प्लेस करते हैं तभी इमेज वहीं पे बनता है सेम साइज का, ठीक है. तो क्या पूछा है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, ये पूछा है. ऑलराइट. नहीं, अब वो पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ पूछा है, एंड द मैग्निफिकेशन तो आर बता दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो मैं क्या आ जाएगा, ये वाला मिरर फॉर्मूला लगाएंगे हम. ओके. फोकल लेंथ पूछा है, v एंड u ये सेम है, ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू -100. माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो माइनस आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है. तो इसको कैलकुलेट करके f विल बी -50 सेंटीमीटर. ओके. तो ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने. फिर पूछा था मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. तो फिर से अगेन वही, मैग्निफिकेशन इज -1, मैग्निफिकेशन 1 है, माइनस क्यों लगाया, बिकॉज इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है. इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा. ऑल राइट, सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, 39 क्वेश्चंस थे. ओके, डू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोग नोटबुक में करके प्रैक्टिस करो. हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते रहेंगे. ओके, सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.